CSIR नेट, गेट और BARC तीनों ही एग्ज़ामों में क्लासिकल मैकेनिक्स एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पर है। हालांकि इन तीनों ही एग्ज़ामों में क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो CSIR नेट के सिलेबस में है लेकिन गेट में नहीं, जबकि कुछ टॉपिक गेट के सिलेबस में है वहीं नेट के सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज बाकी का सिलेबस लगभग सेम ही है। हाँ, भले ही इन तीनों एग्ज़ाम के पैटर्न एक दूसरे से अलग हों, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से इस क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में हम सभी टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही ईच टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस भी हम साथ में ही करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस को अगर डिवाइड किया जाए तो इसे आप दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स है जिसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती है, और वहीं दूसरी तरफ एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स है जिसमें लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म के साथ साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन दोनों ही पोर्शंस को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, बट इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के जस्ट इंट्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन से मतलब ऐसे टॉपिक से है जिनकी ज़रूरत हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के लगभग ईच एंड एवरी टॉपिक में पड़ेगी। हालांकि ये टॉपिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस में मेंशन नहीं है, चाहे वो CSIR नेट का सिलेबस हो या गेट का सिलेबस हो, बट फिर भी ये टॉपिक इतने असेंशियल हैं कि बार बार आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इसी तरह के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बात करें कुछ रेफरेंस बुक्स की जिनकी ज़रूरत आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते टाइम हो सकती है, तो जितने भी रेफरेंस बुक्स हमने काम में लिए हैं या जिन्हें मैं एज अ रेफरेंस बुक प्रेफर करता हूँ, उन सभी रेफरेंस बुक्स के नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से पहले से भी जानते होंगे, और वन ऑफ द नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम काफ़ी टाइम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो x, y और g एक्सेस से मिलकर बना हो। तो हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन दूसरे तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है। जब से फिजिक्स को समझने की कोशिश की जाने लगी है या नेचर में किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन की स्टडी की जानी स्टार्ट की गई है, तभी से ही एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है जिसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरी बॉडी या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन किया जा सके। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। जब यह क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, तो आप डायरेक्ट इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप पॉइंट ए के डिस्टेंस तभी मेजर कर पाएंगे जब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो, जिस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में या जिस रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आप इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं ये एक रेफरेंस पॉइंट ओ है और यहाँ से ये पॉइंट 3 यूनिट के डिस्टेंसेस पे है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ओ से 3 यूनिट डिस्टेंस पर मौजूद है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट के मोशन की स्टडी के लिए आपको हमेशा ही एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। और इवन नॉट ओनली द क्लासिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स के लगभग हर एक ब्रांचेस में आपको इन रेफरेंस पॉइंट्स की या कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये डिफाइन कर सके कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मेथड है किसी पॉइंट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का। ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करवाता है जिसके अबाउट या जिसके रेफरेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में है, मोशन में है, या उसका नेचर कैसा है। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के डेफिनेशन से। डेफिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड
फॉर आइडेंटिफाइंग a location of a point। वेल जब भी किसी पॉइंट का लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मेथड की तरह काम करती है, एक रेफरेंस फ्रेम आपको प्रोवाइड करवाती है जिसके अबाउट आप उस पॉइंट के लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिक्स में कई अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लिए जाते हैं और उसमें से सबसे नोन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ते हुए आए हैं। बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा भी कई और तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? तो इसकी मेजर वजह यह है कि जैसे जैसे सिस्टम चेंज होते जाते हैं या पार्टिकल अलग तरह के सिस्टम में बिहेव करने लग जाता है, मोशन करने लगता है, तो एक ही तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसके मोशन को डिस्क्राइब करना या आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता चला जाता है। ऐसे में अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए जो हमें एक तरह से कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरह से हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को ईजिली सुटेबल वे में एक्सप्लेन कर सकें। तो सिस्टम टू सिस्टम हम अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए हैं। तो कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इसी तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जो हम कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पढ़ते हैं। जैसे कि जब आप फेज स्पेस पढ़ रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के लिए फेज स्पेस डायग्राम बना रहे हो, तो वहाँ हम एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं जिसके एक्सेस जो है वो पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम के एक्सेस भी होते हैं। जो इस तरह से फेज स्पेस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। इवन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लिया जाता है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं नॉर्मल मोशन से रिलेटिविस्टिक मोशन में, तो वहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं जिसमें एक्सेस जो है पोजीशन के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन होता है। तो वो कुछ स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनकी स्टडी हम उसी वक्त करेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए हम कुछ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन। यह एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके एक्सेस x, y और g होते हैं। The 3D coordinate system consists of x, y and g axis। ठीक है, और इस सिस्टम के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते भी हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों ही एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते वक्त या बुक्स में पढ़ते वक्त आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके एक्सेस के नोमेनक्लेचर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली कई बार हम जी एक्सेस को यहाँ पर डिनोट करते हैं तो कई बार जी एक्सेस को इस पॉइंट पर डिनोट करते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जी एक्सेस का नोमेनक्लेचर रैंडम नहीं होता है, बल्कि ये बहुत ही प्रिसाइजली मेंशन किया जाता है। इसकी वजह यह है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मोस्ट जनरल वाले से बात करते हैं तो नॉर्मली जब हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक्स एक्सेस से, वर्टिकल एक्सेस को वाई एक्सेस से और जो थर्ड एक्सेस होता है वो उसे जी एक्सेस से डिनोट करते हैं। नाउ पहले इस सिस्टम को समझ लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस है वो इस बोर्ड के प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल एक्सेस वाई बोर्ड के प्लेन में वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि जो थर्ड एक्सेस जी एक्सेस है
वो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। चूंकि हम थर्ड डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमेशा ये तिरछी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट एक्चुअल में ये जो एक्सेस है जी एक्सेस, वो बोर्ड के बाहर की तरफ है। नाउ जब भी आप किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नोमेनक्लेचर करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि या तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड बनेगा या लेफ्ट हैंडेड बनेगा। ये पता कैसे चलेगा, इसी सिस्टम से बात करते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस को x और वर्टिकल एक्सेस को y से डिनोट किया है। नाउ अपने राइट हैंड की उंगलियों को काम में लीजिए और इसे x एक्सेस की डायरेक्शन, x एक्सेस के अलोंग स्ट्रेट कीजिए। नाउ जब आप उंगलियों को x एक्सेस से y एक्सेस की तरफ फोल्ड करेंगे तो थंब g एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से, अगर राइट हैंड के फिंगर्स x एक्सेस से y एक्सेस की तरफ रोल करने पर थंब g एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं। इस सिचुएशन में जब हम x से y एक्सेस की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोल कर रहे हैं तो थंब g एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। दैट मीन्स अभी जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है ये एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बट लेफ्ट हैंडेड के केस में क्या होगा, जी एक्सेस को हम एज इट इज वही रहने दे रहे हैं, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, जस्ट एक्स और वाई की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाई एक्सेस है और वर्टिकल एक्सेस एक्स एक्सेस है। फिर से राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो थंब बोर्ड के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जी एक्सेस तो बोर्ड के बाहर की तरफ है। दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड की जरूरत पड़ेगी। सो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस की तरफ जब आप फोल्ड करेंगे तो थंब जी एक्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया है ये लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस तरह से जब भी आप किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेस का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं या लेफ्ट हैंडेड, उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस का नोमेनक्लेचर होगा। नाउ नॉर्मली क्या करते हैं, जी एक्सेस को कभी यहां डिनोट कर देते हैं तो कभी यहां। वेल, जी एक्सेस को डिनोट करने के 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, या तो आप इस एक्सेस पे रखें, इस पे रखें या इस पे रखें, और तीनों ही केसेस में आपको 3 अलग अलग तरह का ओरिएंटेशन मिलेगा। तो चेक करते हैं कि किस तरह से इन तीनों टाइप में जी एक्सेस को ओरिएंटेट किया जाए ताकि आपको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही मिले। सो इसके लिए 3 अलग अलग तरह के एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट में जी एक्सेस वही है जहां इसमें रखा गया है एक्स और ये वाई एक्सेस। नाउ इसे चेंज कर देते हैं, जी एक्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ले आते हैं, ये एक्स है और ये वाई, और थर्ड टाइम में एक बार और इसे चेंज करते हैं, जी एक्सेस को वर्टिकल एक्सेस पे ले आते हैं। नाउ चेक कीजिए क्या ये तीनों राइट हैंडेड है। जब आप राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स से वाई डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं तो थंब जी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। इस केस में एक्स से वाई की तरफ फोल्ड करना है, वाई एक्सेस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो एक्स से वाई डायरेक्शन में जब फिंगर्स को फोल्ड करेंगे तो थंब जी डायरेक्शन में है। और सिमिलरली एक्स से वाई की तरफ फोल्ड करें, एक्स से वाई की तरफ फोल्ड करने पर थंब जी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों ही कोऑर्डिनेट राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। और बुक्स में जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम टाइम टू टाइम इस चीज़ को चेंज करते रहेंगे कि कभी हम इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं तो कभी इस तरह से। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हम इनके नोमेनक्लेचर को इस तरह से रैंडमली क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम है, जस्ट नोमेनक्लेचर बदल दिया गया है। तो ये तीनों एक ही तरह के सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, बस ये हमारी कन्वीनियंस पे है कि हम उसे किस तरह से काम में लेना चाह रहे हैं। तो ये तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और नॉर्मली जब भी हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा राइट हैंडेड ही होता है, हम राइट हैंडेड में ही काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर आप लेफ्ट हैंडेड काम में ले सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट
जब भी हम पूरे सिलेबस के दौरान जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो वो राइट हैंडेड ही होगा। सो अब आप दोनों में डिफरेंस जान चुके होंगे कि एक राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर फिर भी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मदद से कोऑर्डिनेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही हो, डिफिकल्टीज आ रही हो, तो एक इसका सिंपल वे भी है। सिंपल वे तरीका ये है कि अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोमेनक्लेचर इस तरह करते हैं कि x से y और y से g एक्सिस पर जाने पर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो वो एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली x टू z जाने पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और यहाँ भी x टू g एक्सिस की तरफ जाने पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो जब भी एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होती है तो उसमें एक्सेस का जो नोमेनक्लेचर है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जबकि लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें जब आप x से g एक्सेस की तरफ आएंगे तो जो एक्सेस का नोमेनक्लेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से भी आप दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ चूंकि हमें राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही काम करना है तो मैं इसे हटा देता हूं। बात करते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 3 एक्सेस काम में लिए हमने, x, y और g एक्सेस, और इनके यूनिट वेक्टर्स होंगे i कैप, j कैप और k कैप, कॉरेस्पॉन्डिंग टू i कैप x डायरेक्शन के लिए, j कैप y डायरेक्शन के लिए और k कैप g डायरेक्शन के लिए। और कई बार i, j, k की जगह x कैप, y कैप और g कैप भी काम में ले लिया जाता है। x कैप x डायरेक्शन के लिए है, y कैप y डायरेक्शन के लिए और g कैप g डायरेक्शन के लिए। ये हमारी चॉइस है कि हम क्या काम में ले रहे हैं। नो रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब ये जो एक्सेस हमने ड्रॉ किए हैं इन एक्सेस की रेंज कितनी है, ये कितनी रेंज तक आगे फॉरवर्ड मूव कर सकता है। सो एक्स एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस इन्फाइनाइट तक जा सकता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस इन्फाइनाइट तक मूव कर सकता है। सो रेंज की बात करें तो एक्स एक्सेस की रेंज माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट होती है। सिमिलरली वाई एक्सेस की रेंज माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट और जी एक्सेस की रेंज माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट होती है। तो इस तरह से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये 3 एक्सेस इस वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इनकी रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक होती है। जैसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ मूव करते हैं जो कि है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि नाम से ही है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस बात पर बेस्ड है कि एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एक सिलेंडर को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी और कौन कौन से पैरामीटर की ज़रूरत होगी, तो इसे समझने के लिए ये चौक ले लेते हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है, एक बेस है और हाइट है। इस सिलेंडर को फॉर्म करने के लिए आपको कितने पैरामीटर की ज़रूरत है? फर्स्ट पैरामीटर तो पहले बेस पर ध्यान देते हैं। बेस एक सर्कुलर शेप का है और एक सर्कुलर डिस्क बनाने के लिए एक रेडियस चाहिए जो कि r होगा। बट एक सिंगल रेडियस r डिस्क नहीं फॉर्म कर सकता, बल्कि उस रेडियस r को सेंटर के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करना होगा। सो एक एंगल भी चाहिए थीटा, जिसको 360 डिग्री जब आप रोटेट करेंगे, r को उस 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक डिस्क फॉर्म होगी जो कि इस सिलेंडर का बेस बनाएगा। सो 2 पैरामीटर हुए, एक r
और दूसरा थीटा जिसके रिस्पेक्ट में उसे हम रोटेट करेंगे। तो दो पैरामीटर आर और थीटा हो गए। बट ये एक डिस्क है, सिलेंडर नहीं। सिलेंडर बनाने के लिए इस डिस्क में एक हाइट ऐड करनी पड़ेगी। सो एक हाइट यानी कि जी या एच जो भी आप कह लें, एक थर्ड पैरामीटर हाइट भी कंसीडर करनी होगी। सो एक सिलेंडर को फॉर्म करने के लिए तीन पैरामीटर चाहिए। रेडियस आर जो कि बेस का रेडियस होगा, थीटा जो उस रेडियस आर को 360 डिग्री रोटेट करवाने पर आपको एक डिस्क प्रोवाइड करेगा, और एक हाइट चाहिए जी या एच जिसे आपको उस सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। इसी तीनों बातों को ध्यान में रखकर एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन किया गया है। यह भी एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। consists of r, theta and g axis। ठीक है, तो एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये एक सिलेंडर का बेस है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक रेडियस होगा r, एक एंगल होगा जिसके अबाउट इसे रोटेट करेंगे और 360 रोटेट करेंगे तो पूरा एक डिस्क मिलेगा। और जब इस सिलेंडर डिस्क पे h या g हाइट को ऐड कर देंगे, ये g हाइट है, तो हमें एक कंप्लीट सिलेंडर मिल जाएगा। इस कंप्लीट सिलेंडर को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस तरह से लिंक्ड है, आपस में क्या रिलेशन है इनके। सो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें। एज यूजुअल हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही काम में लेंगे, और इस बार हम जी एक्सेस को वर्टिकल एक्सेस पे ले रहे हैं। ठीक है, ये एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें एक रेडियस r चाहिए। सपोज ये रेडियस r है और ये एक एंगल थीटा बनाएगा जिसे रोटेट करने पे एक डिस्क बने। ये एंगल थीटा होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, ये इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। सो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल थीटा हो जाएगा। और जब इसे एक हाइट देंगे g, तो एक सिलेंडर फॉर्म होगा ना। ये तीन पैरामीटर हो गए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। इन तीनों पैरामीटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों पैरामीटर से रिलेट करने के लिए हम तीनों ही एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से y एक्सेस पर परपेंडिकुलर, x एक्सेस पे परपेंडिकुलर और g एक्सेस पे परपेंडिकुलर। सबसे पहले बात करते हैं x एक्सेस की। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x होगी क्योंकि हम x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक y होगी और यहां से यहां तक g होगी। बट ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात हुई, हमें चाहिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r थीटा z के फॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं r की। r एक्सेस x एक्सेस से थीटा एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, कॉस और साइन कंपोनेंट। और चूंकि ये x एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। सो x इक्वल हो जाएगा r कॉस थीटा के। अगर ये कॉस थीटा कंपोनेंट है तो जो दूसरा एंगल बचा हुआ है वो साइन थीटा कंपोनेंट होगा। सो y इक्वल्स टू r साइन थीटा। बात हुई g एक्सेस की, तो ये वर्टिकल हाइट g है और जस्ट हमने इसे पैरेलल यहाँ पर अगर शिफ्ट कर देते, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाइट भी g रहेगी। तो g एक्चुअल में g के ही इक्वल है। तो ये तीनों ही पैरामीटर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, इन्हें हम यहाँ नोट कर लेते हैं। सो x एक्सेस x इक्वल है r कॉस थीटा के, y इक्वल है r साइन थीटा के और g इक्वल है जी के। ये रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर से, और इन्हीं पैरामीटर्स की मदद से हम अपनी अकॉर्डिंग एक्स वाई जी एक्सिस को कोऑर्डिनेट्स को आर थीटा और जी कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब हमें इनकी जरूरत होगी। तो आप इन्हें याद रख लें, हम बार बार ये पूरा सिस्टम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस रिलेशन को काम में लेंगे जिससे एक्स वाई जी को आर थीटा और जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। बात करें इनके यूनिट वेक्टर्स की,
तो यूनिट वेक्टर्स होंगे, चूंकि पैरामीटर्स आर थीटा जी है तो यूनिट वेक्टर्स काम में आते हैं आर कैप आर एक्सेस के अलॉन्ग, थीटा कैप थीटा एक्सेस के लिए और जी कैप जी एक्सेस के लिए। ठीक है, एक और काम आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर लेकर ऐड कर दें, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से ये 1 के इक्वल होता है, सो आर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कई बार आपको इस रिलेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं रेंज। सोचिए कि तीनों ही पैरामीटर्स आर थीटा और जी के रेंज क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर एक्सेस की। वेल, आर एक्सेस जो है वो सिलेंडर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, बट कभी भी ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। सो आर के जो रेंज है वो 0 से प्लस इन्फिनिट तक जा सकती है, सो प्लस इन्फिनिट तक पॉसिबल है। थीटा एक्सेस की बात करें तो थीटा एक्सेस आर का इस ओरिजिन के अबाउट रोटेशन है, रोटेशन 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक पॉसिबल है, सो 0 टू 2 पाई तक, सॉरी ये थीटा होगा। और जी एक्सेस की बात करें तो अगेन जी एक्सेस जस्ट हाइट है, तो हाइट यहां से हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और नीचे की तरफ भी, सो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक पॉसिबल है। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए जिसके पैरामीटर्स आर थीटा जी होंगे, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के पैरामीटर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पैरामीटर से क्या रिलेशन होगा ये भी हमने फाइंड आउट किया है। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट। वेल, पोलर कोऑर्डिनेट को एक डिस्क के फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जैसा कि अभी हमने कहा एक सिलेंडर के केस में कि एक डिस्क के फॉर्मेशन के लिए 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, एक आर जो कि डिस्क का रेडियस डिफाइन करेगा और एक थीटा एंगल जो कि 360 डिग्री होने पर आपको एक डिस्क फॉर्म करके देगा। सो जस्ट 2 पैरामीटर से एक डिस्क को फॉर्म किया जा सकता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए भी यही 2 पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं और ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्योंकि जस्ट 2 पैरामीटर की आपको जरूरत होती है। सो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट consists of r and theta axis। ठीक है, सो ये रेडियस r हो गया डिस्क का, और जब आप इसे 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक कंप्लीट डिस्क फॉर्म होगा। सो जस्ट 2 पैरामीटर की जरूरत है। अब इन दोनों पैरामीटर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि दोनों के पैरामीटर्स में रिलेशन देख सकें कि किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सो अगेन फिर से एक राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेल, यहाँ पर हमें तीसरे एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो हम कार्टेशियन सिस्टम भी 2 डायमेंशनल ही ले लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन भी सिंपल रहे। सो जस्ट अब 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 ही एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। नाउ इसे इस पर शिफ्ट करें तो एक रेडियस r की जरूरत होगी, ये रेडियस r है और इस रेडियस r को थीटा एंगल पे रोटेट करना है। जब आप इसे थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे 360 डिग्री तो एक डिस्क फॉर्म होगा। सो जस्ट 2 पैरामीटर की जरूरत है। नाउ कंपैरिजन करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सेस, ये एक्स वैल्यू हो जाएगी और ये वाई वैल्यू हो जाएगी, जबकि ये ओरिजिन है।
आर एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये आर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा। सो इस तरह से x इक्वल होगा आर कॉस थीटा एंड y इक्वल होगा आर साइन थीटा के। एंड वंस अगेन अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स चूंकि दो ही पैरामीटर्स हैं तो दोनों पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक यूनिट वेक्टर आर कैप और थीटा कैप हो जाएगा। और रेंज की बात करें तो रेंज चूंकि आर एक्सेस है और अभी हमने आर एक्सेस की रेंज डिफाइन की थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, जो कि 0 से प्लस इन्फिनिट तक पॉसिबल है। सिमिलरली थीटा एक्सेस के लिए भी रेंज डिफाइन किया है जो कि 0 से 2 पाई तक पॉसिबल है। तो ये एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट इसका मोर जनरलाइज फॉर्म 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इसी 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट को अब हम 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें एक और पैरामीटर की जरूरत होगी, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि नाम से ही है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स एक स्फेयर के फॉर्मेशन के बेसिस पर इसे डिजाइन किया गया है ना। एक स्फेयर को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की जरूरत होगी, सोचिए इस बारे में। सपोज आपको एक स्फेयर फॉर्म करना है तो इसके लिए 3 पैरामीटर की जरूरत होती है। कौन कौन से? एक तो रेडियस आर होगा, मान लेते हैं ये एक स्फेयर है, ये स्फेयर है नहीं, जस्ट मान लीजिए। सेंटर से स्फेयर के या सर्कल, ये अगर 2 डायमेंशनल में देखें तो एक सर्कल दिखाई देगा, तो सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस आर कहलाता है। और जब आप इस रेडियस आर को थीटा एंगल पर रोटेट करेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। दैट मीन्स 2 पैरामीटर हुए, एक आर और दूसरा उसका रोटेशन, तो थीटा। बट ये सर्कल है, स्फीयर नहीं है। सर्कल को या डिस्क को स्फीयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे इसके वर्टिकल एक्सेस पर रोटेट करना होगा। तो 2 तरह के रोटेशन है। पहला रोटेशन आर का अपने ओरिजिन सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेशन है। दूसरा इस पूरे डिस्क का अपने वर्टिकल एक्सेस के अबाउट रोटेशन है। तो आपको आर और थीटा के अलावा एक और एंगल पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी जिससे एक स्फीयर ड्रॉ हो सके। सो एक स्फीयर के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, आर, थीटा और तीसरा एंगल फाई, जिससे एक स्फीयर फॉर्म होगा। सो अ 3D कोऑर्डिनेट consists of r, theta and phi axis। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, इन तीनों एक्सेस को, तीनों पैरामीटर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पैरामीटर से कंपेयर करते हैं। x, y, g, इन तीनों वैल्यूज को इस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सबसे पहले r, ये रेडियस r है जो कि g एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। ध्यान रखें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके नोमेनक्लेचर अलग तरीके से किए जाते हैं। सिलेंड्रिकल में जो थीटा था वो x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल था, जबकि यहाँ पर स्फेरिकल में थीटा एंगल जो है वो r का g एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है।
नाउ अगर इस आर से एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उसे ओरिजिन से मिला दें, तो ये जो लेंथ आती है ये इस एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल ड्रॉ करता है। इस तरह से इसके 3 पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं। आर जो कि स्फीयर का रेडियस है, थीटा उस रेडियस आर को 360 डिग्री रोटेट करने पर एक डिस्क मिलेगा, और उस डिस्क को जब आप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो एक स्फीयर मिलेगा। ठीक है, नाउ कंपैरिजन के लिए फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे। ये आर है, थीटा एंगल बना रहा है जी एक्सिस के साथ, तो ये आर कॉस थीटा होगा। अब अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये आर साइन थीटा होगा, सेकेंड कंपोनेंट। नाउ ध्यान दीजिए, ये वैल्यू इस वैल्यू के पैरेलल शिफ्ट की गई है, जिस परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं, ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगा। नाउ आर साइन थीटा एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, दैट मीन्स कॉस फाई कंपोनेंट जो होगा वो यहां आएगा। सो आर साइन थीटा कॉस फाई, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। तो इस तरह से इसके तीनों पैरामीटर आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट है आर एक्स जो कि है आर साइन थीटा कॉस फाई, सेकेंड वाई जो कि आर साइन थीटा साइन फाई है, और थर्ड जी जो कि आर कॉस थीटा है। सो इन रिलेशंस को आप याद रख लें ताकि जब भी जरूरत पड़े आप डायरेक्ट इसे ही काम में ले सके, पूरा प्रोसेस विजुलाइज करने की आपको जरूरत ना पड़े। वंस अगेन यहाँ भी एक बार स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं। सो एक्स और वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन है, जिसे बाहर ले लेते हैं। अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन में आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है, प्लस बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गए। सो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल। यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो तीनों पैरामीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन होगा, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप। अब बात करते हैं रेंज की। इसमें से 2 पैरामीटर की रेंज आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एक है आर एक्सिस जिसकी रेंज 0 से प्लस इन्फिनिट जा सकती है, नेगेटिव क्यों नहीं जा सकती हम बात कर चुके हैं। थीटा एक्सिस, वेल थीटा एक्सिस की रेंज क्या होगी तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा एक्सिस की जो रेंज होती है पिछले एग्जांपल्स में वो 0 to 2 पाई थी। क्यों? क्योंकि थीटा एक्सिस ये वाला एक्सिस था, बट यहाँ थीटा एक्सिस ये एक्सिस नहीं है, बल्कि ये थीटा एक्सिस जो है वो जी एक्सिस के साथ बन रहा है। इसे विजुलाइज करते हैं, ये सेंटर है और ये जी एक्सिस है। तो थीटा जो हमने ड्रॉ किया है ये आर और ये थीटा ये वाला एक्सिस है। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो ये एक हाफ डिस्क फॉर्म करेगा अगर आप इसे 0 से पाई एंगल तक रोटेट करते हैं। पहले मैं रेंज लिख देता हूं। नाउ अगर आप आर को 0 से पाई एंगल तक रोटेट करते हैं तो आपको एक हाफ डिस्क मिलती है, और जब इस हाफ डिस्क को इस जी एक्सिस के अबाउट कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक कंप्लीट स्फीयर फॉर्म होगा। सो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो थीटा एक्सिस है वो 0 से पाई रेंज तक के लिए ही डिफाइन होता है, जबकि फाई एक्सिस कंप्लीट रेंज के लिए जो कि 0 से 2 पाई तक के लिए डिफाइन किया जाता है। इसी तरह से डिफाइन है, आप चाहें तो मॉडिफाई कर लें। अगर आप इसे कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो उस केस में फिर आपको जिससे 0 से पाई तक रोटेट करना पड़ेगा, बट कन्वेंशनल है कि इसे इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि थीटा जो है वो 0 से पाई रहेगा और फाई जो है वो 0 से 2 पाई के रेंज में डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हमने
4 अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी की है। फर्स्ट था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन पोलर और लास्ट में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी हैं जिनकी स्टडी हम उसी वक्त करेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उतने फ्रिक्वेंटली काम में नहीं आएंगे। बट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और इनके लिए ये डिफाइन किए गए पैरामीटर्स के रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे के लेक्चर्स में जब भी हमें पैरामीटर्स को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना होगा तो हम इस पूरे प्रोसीजर को याद नहीं करेंगे, जस्ट हम इन वैल्यूज़ को काम में लेंगे। सो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और असेंशियल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि बार बार आपके काम में भी आएगा और रिसेंटली कुछ ईयर्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जिन्हें भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।